दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कई बार आपके मन में प्रश्न आते हैं और उसका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर, उन सारे आपके मन में चल रहे बातों का जवाब आज मैं आपको आज के डिस्कशन में, आज के इस शो में देना चाहूँगा। देखिए, आज के समय पे कौन अमीर नहीं बनना चाह रहा है। हर किसी की ज़रूरत है पैसा, और पैसा कमाने के लिए आदमी बहुत सारी अलग अलग कोशिश करता है। इन सारी कोशिशों में एक कोशिश है लोगों का कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाए। अब ट्रेडिंग करना पहली बात तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रेडिंग करना आसान है लेकिन उसमें प्रॉफिट कमाना ये मुश्किल काम है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टनेस लगता है। हाँ, आपने रैंडमली किसी स्टॉक में ख़रीद लिया और वो रैंडमली आपका इंक्रीज़ हो गया, पैसा कुछ बन गया, तो आपको लगा कि आप तो इस फील्ड के मास्टर हैं। लेकिन इस फील्ड में मास्टर कोई नहीं है। मास्टर बनने के लिए बहुत साल प्रयत्न करना पड़ता है। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें प्रश्न आता है वो ये आता है कि जब मेरे पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा अमाउंट होगा तभी तो अच्छा रिटर्न आएगा। मैं 1,000 रुपया लगा दिया तो उसमें अगर 10%, 12%, 15%, 20% भी बढ़ भी जाएगा तो मैं कौन सा उससे पैसा कमा लूँगा। इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि क्या मैं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूं ट्रेडिंग में और उससे कुछ ही समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूं। लेकिन इसके लिए ज़्यादा अमाउंट आए कहाँ से, क्योंकि आज हम महंगाई के ज़माने में सारा पैसा फैमिली में दवा, बच्चों का स्कूल फीस, बाकी चीज़ों में खर्च कर देते हैं और खर्च हो जाता है, खर्च कर नहीं देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसा लाए कहाँ से, और बड़ा अमाउंट जब रहेगा तभी जाके मार्केट में ज़्यादा पैसा बन पाएगा। या तो SIP करे धीरे धीरे, और अगर सडनली पैसा कमाना है तो लगता है कि हमें इस तरह से अचानक से ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में। अब ये ज़्यादा पैसा डालने के लिए, ज़्यादा मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए कभी कभी हम सोचते हैं कि मार्केट में कुछ टाइम के लिए हम बैंक से पर्सनल लोन लेके और बड़ा अमाउंट जैसे कि 10 लाख 15 लाख रुपया कुछ स्टॉक्स में डाल दें। अच्छा, कुछ स्टॉक्स में डाल दें मतलब थोड़ा पैसा लार्ज कैप में, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा जो है वो स्मॉल कैप में। क्योंकि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ लार्ज कैप में डालने से हमें, जब हम लोन लेके इंटरेस्ट लेके निवेश कर रहे हैं तो पैसा सिर्फ लार्ज कैप में नहीं बनेगा। ये आप भी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में स्टॉक लेना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कितना पैसा प्रॉफिट कमा लूँ कि जिससे मेरा बैंक को भी रिटर्न कर दूँ और मेरा प्रॉफिट भी हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने लोन लिया, पर्सनल लोन ले लिया। अब ये पर्सनल लोन 11%, 12%, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन मैं एक सेफ साइड मान के चलता हूँ कि एक 11, 11.5 या 11.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने बैंक से लोन लिया। 10 लाख ले लिया या 15 लाख ले लिया, किसी भी अमाउंट को एक मान सकते हैं। पहले हम 10 लाख को ही लेके समझते हैं। अगर 10 लाख रुपया हम बैंक से लोन लेते हैं 11.25% पे, तो क्या ये पैसा हमें पैसा कमा के दे देगा? क्योंकि पैसा तो पैसे से ही कमाया जाता है, ये मंत्र तो हम सबको पता है। लेकिन क्या ये मंत्र यहाँ पे काम करेगा? क्योंकि देखिए, निवेश की 2 शर्त है। या तो आपके पास बहुत एक्सपर्टनेस है, या तो वो पैसा आपका है, आपने उसको अपने इनकम से डाला है, तब तो इतना ज़्यादा आप पे इमोशनल प्रेशर नहीं आएगा जब मार्केट नीचे या ऊपर होगा तो। लेकिन अब जब आपने लोन लिया है तो आपके साथ में हमेशा से डर बना रहेगा कि कहीं मार्केट नीचे ना चला जाए। तो इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। देखिए, मेन जो हमारा पॉइंट है कि लोन हमें पर्सनल लोन बैंक देता क्यों है? तो
पर्सनल लोन देने का बैंक का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप उसे ट्रेडिंग में यूज करें। ये इमरजेंसी फंड होता है, कोई मेडिकल इशू आ गया, कोई कहीं आपको लगता है कि मेरा बिजनेस जो सेटल बिजनेस है लेकिन मैं उसमें थोड़ा और पैसा डाल दूं तो मार्केट उससे ज़्यादा मैं पैसा अपने बिजनेस से कमा सकता हूं, जहां पे गारंटी है कि रिटर्न मिल जाएगा, वहां पे तो चीज़ें ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट ज़रा अनसर्टन है और ये अनसर्टनिटी आपको पेन दे सकता है। तो अगर आप पर्सनल लोन लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो देखिए हम ट्रेडिंग में जा क्यों रहे हैं, ट्रेडिंग करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हमें 6% प्रॉफिट नहीं कमाना है। हमने तो खुद ही 11.25% पे जो हमने कंसिडर किया था कि इस रेट पे मैंने लोन लिया है, तो क्या इस रेट पे लोन लेने के बाद मैं बैंक को 11.25% का रिटर्न भी, इंटरेस्ट भी दे दूं, अब प्लस मेरे पास एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट भी आ जाए? तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या इसमें एक रिस्क है या नहीं? कर सकते हैं इसको। देखिए रिस्क इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मान के चलिए कि मार्केट जो है वो अनसर्टन है, मार्केट जो है वो हमें पूरी तरह से ट्विस्ट करके रखता है। जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा उसी टाइम मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन आपकी ईएमआई वो फिक्स है, वो हमेशा आपसे 11.25% के रेट से अगले 5 साल उसी गति से, उसी स्पीड से आपसे लेगी, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। अब मान लीजिए जो आपने 10 लाख रुपया जो बैंक से लोन लिया था, उस 10 लाख की ईएमआई कितनी होगी पता है? अप्रॉक्सीमेट 22,000 रुपीज़। प्लस आपने जब बैंक से लोन लिया था तो बैंक ने आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस भी उससे लिया था, कुछ अदर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्टर का भी चार्जेस आपने लिया रहेगा, आपसे जीएसटी लिया रहेगा। तो ये सारा पैसा आपने ऑलरेडी बैंक को दे दिया है। प्लस आपको ईएमआई हर महीने एक फिक्स अमाउंट 22,000 या आपने 15 लाख रुपीज़ ले लिया तो 33,000 11.25 के रेट से देना ही है। अगर स्टॉक नीचे गया, 20% नीचे गया तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। इमोशनली आप पूरी तरह से टूट जाएंगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या मेरे लिए अब रास्ता बचा हुआ है। और ऐसे टाइम पे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी स्टॉक को सेल कर देते हैं, कभी कभी हम इसमें ज़्यादा तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसका एक पहलू तो यही है कि हमें लोन लेके कभी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोन, लेकिन वो लोन हमेशा किस लिए होना चाहिए? वो अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए। कुछ अगर हमें इमरजेंसी है, मेडिकल फंड की ज़रूरत है तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग या स्टॉक के लिए रिस्क है। लेकिन क्या ये हमेशा रिस्क बना रहता है या ये रिस्क ले सकते हैं? तो देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि लोन लेना नहीं चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्टेबल इनकम है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, अगर आप ईएमआई अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस के इनकम से दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, तो लोन लेने में इतनी ज़्यादा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पे कर सकते हैं तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोन लूँ, उसी लोन से मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँ, उसी से हर महीने में अपना ईएमआई भी पे करूँ, तो आप कहीं पूरी तरह से बैंकों के ट्रैप में और सोशल मीडिया पे आ रहे कुछ रील्स और वीडियो जहाँ पे हमें यह बताया जाता है कि लोन लेके अमीर बन सकते हैं, उस जाल में फंस सकते हैं। उसका एक पहलू अगर अमीर बनना है तो दूसरा पहलू, दूसरा रास्ता हमें बुरी तरह से कंगाली और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जहाँ पे हमें कम्प्लीटली अंधकार में रास्ते पे ले जाने की उम्मीद हो या थोड़ा भी 1% भी चांस है, तो ऐसा हम क्यों करें। हाँ, आपकी इनकम अच्छी है, स्टेबल इनकम है, आप पे कर सकते हो 33,000, 22,000 जो भी आपने लोन लिया है, तो आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के ही जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। गारंटी अभी भी इसकी नहीं है।
अब मान लीजिए कि 10 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया, 22% आपने मान लिया 2,20,000। एक साल में आपने प्रॉफिट कमा लिया 2,20,000। आप उस पे जो EMI पे करेंगे वो 22,000 रुपीज़ पर मंथ की है। इस हिसाब से आपने जो भी पेमेंट किया 22,000 इंटू 12 कर लेंगे। लेकिन जो आपने 2,20,000 आपने प्रॉफिट कमाया, ये सारा प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आने पाएगा। ये भी एक ट्विस्ट है इसमें कि इसमें शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस पर 20% गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। साथ ही साथ आपको ब्रोकरेज चार्ज, ट्रेडिंग का चार्ज, STT लगेगा, GST लगेगा। तो ये सब मिला के GST, STT और ब्रोकरेज का मान के चलो कि 10 लाख का आपने स्टॉक लिया तो आपको 5-6 हज़ार रुपया ये इसमें खर्चा आ जाएगा। लेकिन 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो आपका कुछ मान के चलिए कि गवर्नमेंट 41,000 हो जाएगा इसका चार्जेस। तो आपके हाथ में कितना आया? आपके हाथ में आया 22% आपने प्रॉफिट कमाया था और सारे चार्जेस पे करने के बाद गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देने के बाद आपके हाथ में आया अप्रॉक्सीमेट 16%, 16.5%। अगर आपने एक साल में 2,20,000 रुपया 10 लाख से कमा लिया 22% के रेट से, तो हम मान के चलते हैं कि आपके हाथ में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 16.5%। आपने 11.25% पे लिया था। इसका मतलब आपने हार्डली उस पैसे पे कितना कमाया? 5% कमाया। लेकिन उस 5% के लिए आपने कितना प्रेशर लिया, कितना टेंशन लिया, हर महीने EMI का बोझ आपने उठाया। और ये उसका पॉजिटिव साइड हमने बताया कि प्रॉफिट आया। अगर निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? क्योंकि EMI फिक्स है, EMI देनी ही है, आपको हर हाल में देनी है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक गलती आपको बैंक करप्ट कर सकती है। तो गलती हमेशा से आपसे एक ही निवेदन करूँगा, आप पहले खुद सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, फिर जाके कोई फ़ैसला लीजिए। किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी रील्स में या किसी टेलीग्राम के किसी भी रैंडम आने वाले मैसेज वीडियो से आप प्रभावित न होइए। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए था, ज्ञान के लिए था। इसका आपको ट्रेडिंग करने न करने का मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।